गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 10th क्लास एसएस का चैप्टर और चैप्टर का नाम है हमारा संसाधन एवं विकास। यानी हम आज जानेंगे जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे काम में आते हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं या मानव निर्मित संसाधन हैं, इनका हम विस्तार पूर्वक आज अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न ये बनता है कि संसाधन कहा किसे जाता है या संसाधन का अर्थ बताएं। तो हम क्या बताएंगे? हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। फिर आगे हम देखें तो ये शर्त यह रहती है कि जो वस्तु तकनीकी रूप से सुगम हो, सुगम का मतलब होता है आसानी से हमें प्राप्त हो जाए, आर्थिक रूप से उपयोगी हो। आर्थिक रूप से उपयोगी का अर्थ हम यहाँ लेंगे कि जो भी हमारे को वस्तु प्राप्त हो रही है वो हमारे लिए बहुमूल्य होनी चाहिए। तो इसमें हम सुगम और आर्थिक रूप से उपयोगी हो, यानी हमारे लिए बहुमूल्य हो। इसके बाद में देखें तो सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो, यानी हमारे जो संसाधन है प्राकृतिक वो हमारे को बड़ी आसानी से और हमारे जो लिए है वो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भी होनी चाहिए। इसके बाद में देखें तो संसाधनों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार करेंगे। इससे पहले हम इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं जैसे जल, मृदा, ये में प्रकृति से उपलब्ध होते हैं, ये भी संसाधन कहलाते हैं। जल, मृदा, वायु, ये हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और कितनी आसानी से हमें प्राप्त होते जा रहे हैं, यानी हमें आसानी से मिल जाते हैं। आगे देखते हैं इन संसाधनों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण हम किस प्रकार करेंगे? नंबर एक पर लेते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। जो पहला हमारा पार्ट रहेगा वो है जैव संसाधन और जो दूसरा है वो है हमारा अजैव संसाधन। क्या है? पहला जैव संसाधन, दूसरा क्या है? अजैव संसाधन। इसके बाद में अगर देखें तो जैव संसाधन वे संसाधन जिनमें जीवन होता है। जैव संसाधन की श्रेणी में आते हैं या रखे जाते हैं। यानी जैव संसाधन किसे कहा जाता है? वे संसाधन जिनमें जीवन होता है जैव संसाधन की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेंगे जीव जंतु, पेड़ पौधे। क्या लेंगे? जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि। अब दूसरी साइड में देखें उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन। तो वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता,
जिनमें जीवन नहीं होता, अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, कोयला एक संसाधन है जिसका हम उपयोग करते हैं ऊर्जा के लिए या अन्य कार्य में। उसके बाद में सोना है, चांदी है, ये आर्थिक दृष्टि से बहुमूल्य संसाधन है हमारे लिए। इनको हम अजैव संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके बाद में हम वर्गीकरण करते हैं दूसरा, नंबर 2। नंबर 2 में हम देखेंगे समाप्ति अथवा समाप्यता के आधार पर। कौन से आधार पर देखेंगे? समाप्ति अथवा समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। फिर इनको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। जो पहला हमारा संसाधन रहेगा वो रहेगा नवीकरणीय संसाधन। कौन सा रहेगा? नवीकरणीय संसाधन। इसके बाद में जो दूसरा है वो रहेगा हमारा अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा रहेगा? अनवीकरणीय संसाधन। अब हम इनकी परिभाषा देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? वे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न या प्राप्त किया जा सकता है उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखेंगे। उदाहरण के तौर पर हम लेंगे इनको, जैसे सौर ऊर्जा, इसके बाद में पवन ऊर्जा, जल हो गया, वन हो गया। ये जो संसाधन हैं इनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार फिर, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और आंतरिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। सौर ऊर्जा हो गया, पवन हो गया, जल हो गया, वन हो गया, वन्य जीवन हो गया। ये सारे किस श्रेणी में आते हैं? नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में गिने जाते हैं। अब देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। इन संसाधनों को या वे संसाधन या इन संसाधनों के विकास के लिए, एक मिनट, हम ये
वे संसाधन, यहीं से ले लेते हैं, वे संसाधन जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। यानी देखेंगे, वे संसाधन जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, इन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। अगर देखा जाए, खनिज और जीवाश्म ईंधन क्या है? खनिज और जीवाश्म ईंधन यानी कच्चा तेल इस प्रकार के संसाधन हैं। ठीक है। इसके बनने में क्या है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद में हमें ये संसाधन दोबारा से प्राप्त हो पाते हैं। इसके बाद में हम उदाहरण के तौर पर कोयला हो गया, कोयला है, कोयले का निर्माण बहुत समय के बाद में होता है। दूसरा है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन में क्या है, वे संसाधन जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखे जाते हैं। खनिज और जीवाश्म ईंधन इसी प्रकार की श्रेणी में आते हैं। जैसे देखा जाए तो कोयला हो गया और खनिज तेल हो गया, इनका जो कार्यकाल है, इनको जो हम दोबारा से प्राप्त करेंगे बहुत करोड़ों वर्षों लग जाएंगे। तो इसलिए ये हमारे समाप्ति अथवा समाप्यता के आधार पर इनका दो तरह से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला रहेगा नवीकरणीय संसाधन, दूसरा रहेगा अनवीकरणीय संसाधन। इसके बाद में हम देखते हैं नंबर 3। अब हम जो संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे वो स्वामित्व के आधार पर करेंगे। स्वामित्व का मतलब है, यहाँ पर अर्थ लेंगे हम कि इनके ऊपर अधिकार किस तरह से है मानव जाति का। अब हम देखते हैं नंबर 3, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर हम संसाधनों को 4 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है निजी अथवा व्यक्तिगत संसाधन, यानी वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार क्षेत्र होता है, उन संसाधनों को हम क्या कहेंगे, निजी अथवा व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जैसे मान के चलो, उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं किसान की जो भूमि है उसके ऊपर अधिकार किसका रहेगा, किसान का रहेगा। परंतु किसान है वो क्या कर रहा है, उस भूमि के बदले में सरकार को लगान दे रहा है। तो इसी प्रकार हम इसका किसान का उदाहरण ले सकते हैं। दूसरे जो इसका वर्गीकरण है वो है आपका समुदाय। कौन सा है, समुदाय के स्वामित्व वाले संसाधन। इसमें क्या है, समुदाय नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक छोटा सा समूह है, कुछ लोगों का झुंड होता है, तो उन लोगों का उसके क्षेत्रों में या उनके क्षेत्रों में अधिकार होता है, उसे क्या कहेंगे, स्वामित्व वाले संसाधन। यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन संसाधनों पर किसी
समुदाय यानी किसी एक समुदाय या समुदाय के सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है। देखते हैं दोबारा। समुदाय के स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी स्वामित्व के आधार पर हम पहला निजी व्यक्तिगत, उसके बाद में समुदाय के स्वामित्व वाले संसाधन। इसमें क्या होता है, किसी एक समुदाय या समूह का सामूहिक रूप से इन संसाधनों पर अधिकार होता है। जैसे हम ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर घास के मैदान, और इसके बाद में हम ले सकते हैं जैसे हमारा गांव में शमशान भूमि हो गया, या शहरी क्षेत्र में, या किसी अपने मोहल्ले में। इसके बाद में हो गया तालाब, या फिर गांव की जो साझा भूमि होती है, साझा भूमि जिस पर खेती भी की जाती है, पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, समुदाय के या स्वामित्व के आधार पर सामुदायिक वाले संसाधन। इसके बाद में हम तीसरा वर्गीकरण इसका ले सकते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन या वे राष्ट्रीय संपत्ति जो सरकार अपने लोक हित के लिए निजी संपत्ति प्राप्त करने का भी कानूनी अधिकार रखती है। यानी हम सीधे तौर पर देखें तो वे संसाधन जिनका उपयोग सरकार लोकहित यानी लोगों के विकास के लिए, या सरकार लोकहित कार्य के लिए निजी संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार रखती है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, देखो समझते हैं इसको दोबारा। वे संसाधन जिनका उपयोग सरकार लोक हित कार्य के लिए निजी संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार रखती है, वो सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक सड़क का निर्माण कुछ सदियों पहले व कुछ वर्ष पहले हुआ, और उस पर आवागमन बहुत अधिक बढ़ गया, यानी वो मुख्य सड़क है, वो कई गांवों और कई शहरों को आपस में जोड़ती है। तो इस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो गया तो सरकार क्या करेगी, इसका जो नज़दीकी क्षेत्र है उसके आसपास किसी निजी संपत्ति है, किसी किसान का खेत है या कोई अपनी निजी प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से क्या करेगी सरकार, उसको खरीद लेगी और उस सड़क का विकास है वो कर देगी। तो इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं सारे, वो क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद में हम चौथा जो इसका पार्ट है वो करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कुछ संसाधनों पर क्या है, कुछ संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का देखें तो कुछ संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का नियंत्रण होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का नियंत्रण
होता है, वे सारे संसाधन हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। हम उदाहरण के तौर पर इन संसाधनों को ले सकते हैं, जैसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना इन संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं रख सकते। अगर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इस प्रकार के संसाधन होते हैं जिनके ऊपर विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी का समान रूप से अधिकार माना जाता है। तो कोई भी राष्ट्र है वो अपने इन संसाधनों का उपयोग करेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन संस्था है उसकी देख रेख में वो उसका उपयोग कर पाएगा। चलो इसको हम समझते हैं। जैसे ये हमारा भारत है, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा मैं। ये हमारा इंडिया का मैप होगा, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ हमारे समुद्री क्षेत्र लगता है, ठीक है, ये हमारा समुद्र है। तो कोई भी देश है उसका समुद्र में कहाँ तक अधिकार है, 12 मील तक, नॉटिकल मील तक, उसकी तटरेखा से 12 नॉटिकल मील तक उस देश का अधिकार रहता है। इसमें इस 12 नॉटिकल मील तक कोई भी देश है वो यहाँ अगर कोई यातायात या अन्य कोई है तो वो यहाँ से कर वसूल कर सकता है। उसके बाद में 12 से 24 नॉटिकल मील, उसके बाद में 200 नॉटिकल मील। तो यहाँ तक पूर्ण रूप से 200 नॉटिकल मील तक कोई भी देश है अपने तटरेखा से 12 नॉटिकल मील समुद्र तक लगान वसूल कर सकता है। उसके बाद में यहाँ लगान वसूल नहीं कर सकेगा। उसके बाद में 200 से बाद में आगे देखें तो यहाँ तक अपना अधिकार क्षेत्र रखता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी देश है वो इससे अगर आगे कुछ करना चाहेगा तो यहाँ पर समुद्र के अंदर सभी राष्ट्रों का समान रूप से अधिकार माना जाएगा। यानी अब यहाँ पर अगर भारतीय कोई है, अगर वो यहाँ पर कोई सर्वेक्षण करना चाहते हैं समुद्र के अंदर, तो वो क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उससे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी और इसके बगैर हम इन संसाधनों का दोहन नहीं कर सकते। तो यहाँ तक हम 12 नॉटिकल मील तक और 24 नॉटिकल मील तक और 200 नॉटिकल मील तक है वो हमारा अधिकार क्षेत्र है। वो अलग अलग प्रकार से 3 भागों में बांट कर रख दिया गया है हमें। तो इसी प्रकार कोई भी देश है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उससे आगे बढ़कर अगर कोई कार्य करना है तो वो सभी राष्ट्रों की सहमति के बगैर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये संसाधन वाला आपको जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा यहाँ तक।